हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो भाई आज ये हमारा क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम फिजिक्स को जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे। और आज के हम लेक्चर में केवल ये देखेंगे कि वास्तव में फिजिक्स क्या चीज़ होती है, इसके अलावा फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके कितने पार्ट हैं, यानी आगे की जो हमारी जितनी भी यानी इस 11वीं 12वीं 2 साल में, या जो हमारे नेट के जो स्टूडेंट्स हैं या जेई के स्टूडेंट्स हैं, वो आगे तक इसके अंदर फिजिक्स में वास्तव में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इनके बारे में बिल्कुल बस बेसिक जानकारी, यानी केवल हम नॉर्मली इनके बारे में एक बार इनके नाम जानेंगे, बाकी धीरे धीरे हम इसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हम आज ये देखेंगे कि वास्तव में फिजिक्स है क्या चीज। तो देखो भाई, तो शुरू करते हैं सबसे पहले विज्ञान। विज्ञान यानी साइंस। देखो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो फिजिक्स है यानी भौतिकी या भौतिकी विज्ञान, वो वास्तव में इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? वो विज्ञान का पार्ट है। तो वास्तव में भाई ये जो विज्ञान है वो वास्तव में क्या चीज है कि प्राचीन काल से इंसान बहुत जिज्ञासु रहा है हर चीज के अंदर। कि जैसे कोई भी घटना हो रही, मान लो जैसे बारिश होती है ना, तो अगर आम लोगों से पूछे कि बारिश कैसे होती है तो वो क्या करते हैं? राम जी करवाते हैं, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो कुछ लोग यानी प्राचीन जमाने के अंदर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन टाइम के अंदर जो लोग थे वो धार्मिक विचारधारा को फॉलो करते थे। उनमें से कुछ लोग थे जो धार्मिक विचारधारा से थोड़ा सा हटकर चलते थे, उनको नास्तिक कहते थे। क्या कहते थे? नास्तिक। तो धार्मिक विचारधारा, तो इस विचारधारा के फॉलोअर उस समय सबसे ज्यादा थे। हमारे पास में धार्मिक ग्रंथ होते थे, जैसे हिंदू धर्म में भगवत गीता होती है ना। इसके अलावा हमारे जो वेद है, हालांकि अपनी जगह वो बिल्कुल सही है, मैं उनके ऊपर कोई ये टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो धार्मिक विचारधारा के जो लोग थे उस समय वो बहुत अधिक संख्या में थे। ये मान लो 99% यानी वो लोग धार्मिक विचारधारा को फॉलो करने वाले ही उस समय थे। इनमें क्या होता था, हमें ये बताया जाता था कि आपको जीवन कैसे जीना है ना। और आपके आसपास में जो भी आप चारों तरफ देखते हो, जो भी प्रकृति है, वो प्रकृति भगवान ने बनाई है। और इस प्रकृति को चलाने का काम, इसके नियमों का काम सारा किसका है? हमारे भगवान का। जैसे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि जो भगवान शिव है ना, वो विनाश के देवता होते हैं, है ना, हर चीज का विनाश करते हैं। और जो हमारे जो ये ब्रह्मा जी है, वो इसके सृष्टि के निर्माता है ना, वो आर्किटेक्टर है इसके। इसके अलावा जो हमारे भगवान विष्णु है, वो इसका पालन पोषण करते हैं, है ना। ऐसा आपने इसके अंदर यानी सुना होगा सारा, जो भी आप यानी सीरियल वगैरह टीवी में देखते हो वैसा, है ना। तो उस समय के लोग धार्मिक विचारधारा को फॉलो करते थे। हमारा जीवन केवल यही समझने में जाता था, हमें फिक्स बताया जाता था कि आपको जीवन ऐसे जीना है, हमारे चारों ओर की प्रकृति किसने बनाई है, वो सारा कुछ, है ना। लेकिन ये विचारधारा लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके। कई लोग ऐसे थे जो बुद्धिमान थे, जो बुद्धिजीवी थे। वो सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रकृति किन नियमों के आधार पर चलती है, क्या उन नियमों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? क्योंकि एक बुद्धिमान आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं होता है ना। वो हर चीज के बारे में सोचता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्या ये मैं कर सकता हूँ, है ना। जैसे हम सुनते हैं भगवान चमत्कार करते हैं, है ना, तो इंसान भी सोचता है यार ऐसी शक्तियां मेरे पास भी हो, मैं भी चमत्कार कर सकूँ। तो आज हमारे पास चमत्कार ही तो है ना। एक आदमी, क्या मान लो पहले जो हमारे कहते हैं, जो हमारे जितने भी ऋषि होते थे, वो वही यहाँ बैठे बैठे 1000 किलोमीटर दूर जो हमारे हिमालय में जो ऋषि बैठते थे, उनसे टेलीपैथी के माध्यम से वो अपने दिमाग से कनेक्ट होकर बात कर सकते थे, है ना। और इस प्रकार की कई चीजें वो सूचनाएं साझा करते थे। तो आज हमारे पास में मोबाइल है, कैसा नहीं है क्या? हिमालय तो क्या, पृथ्वी के किसी भी कोने पर कहीं भी आदमी बैठा हो, वहां से हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा उसके साथ ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसा वो हमारे सामने बैठा हो। तो ये एक प्रकार का चमत्कार ही तो है, लेकिन ये किसी और रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है ना। तो आदमी की जिज्ञासा ने ही आज के विज्ञान को इतना बड़ा रूप दिया है। और धीरे धीरे धार्मिक विचारधारा के जो फॉलोअर हैं उनकी संख्या घटती गई, और जो वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती गई। चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा आपने। चार्ल्स डार्विन के जीवन के बारे में भी ये कहा जाता है कि तत्कालीन समय में चार्ल्स डार्विन अपना ज्यादातर समय उन्होंने जंगलों में बिताया था, क्योंकि समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने विकासवाद की थियरी दी थी, है ना। कि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ भगवान ने नहीं बनाया, जीवन को भगवान ने नहीं बनाया है। सबसे पहले जीवन छोटे रूप में था, धीरे धीरे उसने विकास किया, और आज का जितना भी हमारे आसपास का जीवन है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जंतु हो,
वो सारे के सारे बने। जैसे आपने जिराफ का उदाहरण नॉर्मली इसके अंदर सुना होगा कि हमारी जो बकरियां होती है वो हमारे पेड़ों के पत्ते वगैरह खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाते थे, है ना। वो धीरे धीरे घास समाप्त होते गए नीचे से, और वो और ज्यादा अपनी गर्दन को ऊपर उठाने लगी पेड़ों के पत्ते खाने के लिए, है ना। और धीरे धीरे उसने यानी उस जानवर ने जिराफ का रूप ले लिया, है ना। ऐसा आपने सुना होगा। तो लोग उस समय इसके बिल्कुल अपोजिट थे, लेकिन आज हम मानते हैं चार्ल्स डार्विन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, आज उनकी बहुत रेपुटेशन है, आप किताबों में देखते हो अक्सर, है ना। क्योंकि ऐसे ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने इस धार्मिक विचारधारा के जो लोग थे उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई थी, है ना। तो विज्ञान के अंदर हम कुछ ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हैं, काफी स्ट्रगल हुआ है विज्ञान में भी। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास जितने भी ज्ञान है, किताबें हैं, ये हमें आसानी से मिल गई। हजारों लाखों साइंटिस्टों, हमारे जितने भी प्रोफेसर्स है, इसके अलावा टीचर्स है, कई विद्वान है, उन सब का योगदान है ना। तो हम पढ़ते हैं कि विज्ञान वास्तव में होते क्या चीज है। तो विज्ञान की आपने नॉर्मल सी परिभाषा पढ़ी होगी किताबों के अंदर कि ग्राह्य तर्कों और प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी प्रायोगिक परीक्षणों और ग्राह्य तर्कों, यानी ये क्या होते हैं, ग्राह्य तर्कों क्या होता है, लॉजिक लगाकर, है ना। जैसे हम कहते हैं बारिश कैसे होती, तो हम सोचते हैं यार सूर्य की गर्मी आती है और वो पानी पर पड़ती है, तो वो समुद्र का जो सतह का पानी है वो सूर्य की गर्मी को अवशोषित करता है और वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। वाष्प में कन्वर्ट होने के बाद में वो हवा में बादलों का रूप ले लेता है, हल्का होने की वजह से ऊपर उड़ता है ना। और ये ऊपर उठने के बाद में वो धीरे धीरे क्या करता है, फिर वो बादल हवा के साथ यानी सारे तैरते रहते हैं, है ना। और बाद में जब भी यानी थोड़ी सी यानी ठंड बढ़ती है तो वो बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा हमने ऐसा ही कुछ इसके अंदर पढ़ा है कि बारिश कैसे होती है। तो इसका लॉजिकल जवाब था कि इसके अंदर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा होगा, है ना। लेकिन बाद में उसका प्रायोगिक परीक्षण हुआ, है ना। हम एक कमरे के अंदर या किसी लैब के अंदर वर्षा करवा सकते हैं क्या पानी को ऐसे वाष्प बनाकर, तो वास्तव में ऐसा ही देखा गया, है ना। तो वो जो लॉजिकल ढांचा जो हमने तैयार किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो विज्ञान में पहले विद्वान सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, अलग अलग प्रकार के कयास लगाए जाते हैं, उसके बाद में उस पर प्रयोग होते हैं, और प्रयोगों के द्वारा अगर वो चीज हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, जैसा हमने देखा था या किसी साइंटिस्ट ने सुझाव दिया था, तो उसे बाद में कोई सिद्धांत मान लिया जाता है ना। और उसके बाद में वो हमें पढ़ने के लिए दिया जाता है या वो प्रकाशित होता है ना। तो बिल्कुल उसी प्रकार देखो। तो अब हम बात करते हैं, तो ये तो विज्ञान की होगी हमारी परिभाषा की विज्ञान की डेफिनेशन कैसे होती है। वास्तव में हम विज्ञान की किसी भी शाखा को या विज्ञान को एक लाइन में परिभाषित नहीं कर सकते, बहुत अभी लंबा चौड़ा एक विषय बन चुका है ना। तो इसको धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे हम इसके बारे में सीखते जाते हैं। वास्तव में विज्ञान क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म आपको छोटी क्लासों में हो चुका होगा, क्योंकि आप 6 क्लास से विज्ञान के बारे में पढ़ते आ रहे हो। इसकी एक पर्टिकुलर किताब होती है, कई सारे चैप्टर्स होते हैं जो आप उसके अंदर पढ़ते हो। तो देखो भाई, ये जो विज्ञान शब्द है ये वास्तव में संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है ना। हिंदी में भी इसको विज्ञान नहीं कहते, है ना। इसकी जो शुरुआत है, ये जो साइंस शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये लिया गया है आपके लैटिन भाषा से। किससे लिया गया भाई, अब ये लैटिन भाषा क्या होती है, जैसे हमारे संस्कृत है वो एक प्राचीन भाषा है, पुराने जमाने में राजा महाराजा जो हमारे लोग होते थे वो संस्कृत बोलते थे, है ना। उसी प्रकार ये जो लैटिन भाषा है ये यूरोप जैसे कई देश ऐसे हैं जिनकी ये प्राचीन भाषा रही है ना, लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, इसको कई किताबों में सेंटिया भी लिखा होता है ना। इस शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, और साइंस का हिंदी रूपांतरण है विज्ञान। क्या है भाई, विज्ञान। इस सेंटिया शब्द का मतलब होता था टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। क्या होता है भाई, जानना। कई बार इसके लिए जिज्ञासा शब्द भी प्रयोग में लिया जाता है। तो ये हमारे विज्ञान की नॉर्मल बेसिक जानकारी कि इसका शब्द कहाँ से लिया गया है, ये कैसे लिया गया है ना। अब हम बात करते हैं विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती है। तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है। देखो भाई, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, जैसे हमारे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, है ना। इसके अलावा मैथ्स, ज्योग्राफी, है ना। और भी बहुत सारी इस प्रकार की शाखाएं होती है। एक बायोलॉजी होती है, सॉरी, है ना, बायोलॉजी होती है।
बायोलॉजी में भी बाद में 2 शाखाएं होती है, बॉटनी और जूलॉजी, है ना। ऐसा जो ये बायो के स्टूडेंट है वो इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो ये सारी विज्ञान की शाखाएं हैं। हम बेसिकली शुरू करेंगे फिजिक्स। मैं केवल फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ और इस फिजिक्स को हम जीरो से शुरू कर बिल्कुल एकदम जीरो से। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। कोई सोचेंगे मैंने 9th में अच्छा नहीं पढ़ा, 10th में अच्छा नहीं पढ़ा या इससे पहले अच्छा नहीं पढ़ा, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैं जीरो से पढ़कर, थोड़ी बहुत आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वगैरह, है ना। हालांकि मैं इसमें साथ के साथ इसके अंदर बताता जाऊंगा, फिर भी थोड़ी बहुत आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, इससे आसानी होगी इसे समझने में, है ना। देखो भाई ये फिजिक्स क्या चीज है भाई, है ना। कई डस्टर को ध्यान से देख रहे हैं कि किसकी चुनरी फाड़ के लाया है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो देखो भाई फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। क्या नाम है इसका? भौतिक विज्ञान। देखो भौतिक विज्ञान, इसके लिए आजकल शब्द प्रयोग में लिया जाता है भौतिकी। क्या शब्द इसके अंदर प्रयोग में लिया जाता है? भौतिकी, है ना। देखो भाई अब ये भौतिकी क्या चीज है, इसका शब्द कहां से लिया गया, इसकी मैं आपको 2-3 परिभाषाएं बताऊंगा और आपको वास्तव में फील आएगी कि वास्तव में फिजिक्स होती क्या है ना। देखो तो ये जो फिजिक्स जो शब्द है यानी भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखना, है ना। इसका हिंदी रूपांतरण भी यही होता है ना, हिंदी में इसको भौतिकी कहा जाता है। ये भौतिक विज्ञान जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है ना। अब देखो भाई ये जो फिजिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा, जो ग्रीक लैंग्वेज है। अभी हमने ध्यान रखना विज्ञान लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन लैंग्वेज के, जबकि ये किससे लिया गया? ये ग्रीक जो लैंग्वेज होती है उससे लिया गया है ना, ग्रीक भाषा। ये ग्रीक भाषा भी एक प्रकार की प्राचीन भाषा ही है। इस ग्रीक भाषा के अंदर एक शब्द होता है फ्यूसियस। इसको कई जगह फिजिसस भी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? फिजिसस, है ना, फ्यूसियस। तो ये जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब ग्रीक भाषा के अंदर होता है वास्तव में नेचर। क्या होता है भाई? इस ग्रीक भाषा का ये जो शब्द है इसका वास्तव में इंग्लिश में मीनिंग होता है नेचर, और हिंदी में क्या मतलब होता है? प्रकृति। क्या मतलब होता है? प्रकृति, यानी फिजिक्स। ये जो फिजिक्स है इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ होल वर्ल्ड या होल नेचर। हमारे आसपास की जो भी प्रकृति है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, उसकी जितने भी घटनाएं होती हैं उन सब के अध्ययन हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं या विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं वो क्या कहलाती है? हमारे वो फिजिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वो फिजिक्स कहलाती है ना। तो ये जो शब्द है ये वास्तव में ग्रीक भाषा का शब्द है और इसी शब्द से हमारा ये हमारे यानी इसको कहते हैं नेचर और प्रकृति, और इसी से हमारे ये शब्द बना है फिजिक्स। और इसका हिंदी रूपांतरण बाद में क्या हो गया? भौतिक विज्ञान। क्या हो गया भाई? भौतिक विज्ञान। और हम शब्द प्रयोग में इसके लिए लेंगे भौतिकी। क्या नाम है लेंगे भाई? भौतिकी लेंगे, है ना। अब इसके बारे में देखो, ये इसकी नॉर्मली जानकारी होगी कि वास्तव में फिजिक्स होती क्या है। तो ध्यान रखना, स्टडी ऑफ होल नेचर या होल वर्ल्ड, है ना। हमारे आसपास की जितनी भी प्रकृति है, जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी फिनोमेनाज है, उन सब के बारे में स्टडी जिसके अंदर हम करते हैं वो सारी क्या है? फिजिक्स। क्या है भाई? वो सारी फिजिक्स है। अब इसके आगे देखो, एक इसके बारे में और भी लाइन कहा जाती है कि हमारी जो फिजिक्स है वो वास्तव में किंग है। क्या है? किंग। और जो मैथ्स है वो क्वीन है। क्या है? क्वीन, यानी रानी है ना। ऐसा इसके बारे में कई विद्वान कहते हैं, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि सब कुछ आपके समझ में आएगा, है ना। तो चलो इससे आगे चलते हैं। अब इसकी भाई डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? 3 डेफिनेशन बताऊंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा, आपको अगर यानी ये आवश्यक लगे तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर करके ना। इसके अंदर ज्यादा लिखने में समय खराब नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो देखो भाई, तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ ब्रांच, यानी या फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर और नेचुरल फिनोमेना। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं और प्रकृति में घटित होने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हो जाती है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ना। इसके बाद में दूसरी परिभाषा देखो, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी
एंड इंटर रिएक्शन ऑफ मैटर, है ना, टू ईच अदर। यानी वास्तव में क्या होता है कि जो भौतिक विज्ञान है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य की बात करते हैं। अब यह एक शब्द आ रहा है द्रव्य, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं भाई? मैटर। ये द्रव्य, ठोस, गैस, ये अलग चीज है। ये वास्तव में मैटर की स्टेट होती है। क्या होती है? स्टेट, यानी उसकी अवस्था क्या है, वो किस फॉर्म में है ना, वो जमा हुआ है, वो पिघला हुआ है, या वो गैस की फॉर्म में है ना। लेकिन द्रव्य का मतलब क्या होता है? चाहे किसी भी अवस्था का कोई पदार्थ हो, जो भी हमारे आसपास का, जिसको हम हाथ में पकड़कर महसूस कर सकते हैं, वो सारा क्या होता है? द्रव्य होता है, मैटर होता है ना। तो फिजिक्स विज्ञान की वह ब्रांच है जिसके अंतर हम यानी द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर क्या चीज है, एनर्जी के सभी फॉर्म्स पढ़ते हैं। एनर्जी के सभी फॉर्म्स यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, है ना। इसके अलावा उष्मा ऊर्जा, है ना, ये सारी ऊर्जाएं पढ़ते हैं। पेशी ऊर्जा वगैरह और भी ऊर्जाएं आती है ना इसके अंदर, काफी सारी स्प्रिंग ऊर्जा, वो सारे के सारे इसके अंदर हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, है ना। तो ये इसकी दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा है जो आपके काम की है और आपको यही केवल परिभाषा है कि याद रखें। देखो भाई, तो इससे आगे परिभाषा कौन सी है? इससे आगे वाले जो तीसरी परिभाषा है वो आपके सबसे ज्यादा काम की है और वही आपको याद रखने, कॉपी में भी इसको आप नोट कर सकते हो। देखो वो डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन का नाम सुना होगा आपने, मेरे हिसाब से सुना होगा आपने लॉर्ड केल्विन का नाम, है ना। ताप का मात्रक इन्हीं के सम्मान में रखा गया लॉर्ड केल्विन, है ना। ताप का मात्रक सुना होगा केल्विन, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन, फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, यानी फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। देखो भाई, इसने ऐसा क्यों कहा भाई? एक साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी बात कही है, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है साइंटिस्ट ने, है ना, तो इसका मतलब कुछ बात होगी इसमें। तो फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, ये देखो आपके कहाँ काम में आ सकता है। जब भी आप फिजिक्स का कोई डेरिवेशन करो और आपके दिमाग में आए कि हम ये डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये लाइन वहां पर अप्लाई करना, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। फिजिक्स वास्तव में मापन का विज्ञान है, यानी भौतिकी मापन का विज्ञान है। ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड केल्विन ने कहा था। अब देखो कैसे है। आपने 10th क्लास या 9th क्लास के अंदर गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी। क्या आपने गतिज ऊर्जा को मापा था कि ये कोई कण है जो मान लो आपके 5 ग्राम का है, वो 50 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, तो बताओ उसमें ऊर्जा कितनी है? क्या आपने ऊर्जा को मापा नहीं? क्या कितनी है? मैं आपको कहूँ टेम्परेचर कितना है अभी, तो आपके तो 44 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री, है ना, 15 डिग्री। तो क्या आप टेम्परेचर को मापते हो? मैं कहूँ आपकी हाइट क्या है, आपके तो सर 5 फुट 10 इंच है ना। तो इसका मतलब क्या है? क्या आपने लंबाई को या ऊंचाई को मापा नहीं? मैं कहता हूँ ये वस्तु कितने वजन की है ना, तो आप कहते हो सर ये 2 किलो की है मान लो, है ना। तो इसका मतलब क्या आपने द्रव्यमान को मापा नहीं? तो ये सारी चीजें जिसको मापते हैं वो सारा का सारा किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत काम की, है ना। अगर कभी भी आपको कोई फिजिक्स की परिभाषा कहीं पूछ जाए तो ये सबसे इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा होती है। बहुत अच्छी परिभाषा है जो फिजिक्स को कई मायनों में बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करती है ना। अब इसके अंदर देखो वास्तव में भाई मापन भी बहुत आवश्यक चीज होती है, हालांकि ये हम इसे अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। देखो मापन क्यों आवश्यक है या हम इसके अंदर फिजिक्स में इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर मैं आपको कहूं कि कोई वस्तु छोटी है तो आप कहोगे सर कितनी छोटी है, मैं कहूँ बहुत छोटी है तो आप कहोगे बहुत कितनी छोटी है, मैं कहूँ 2 सेंटीमीटर की है, उसके बाद ही आप और कोई सवाल नहीं पूछ पाओगे, है ना। क्योंकि फिर आपके क्लियर हो जाएगा कि वस्तु कितनी है ना, उसकी हाइट कितनी, उसकी ऊंचाई का आपको अनुभव हो जाएगा। कैसा नहीं होगा क्या? तो वास्तव में मापन आवश्यक है और सारी की सारी जितने भी चीजों को मापते हैं वो सारी हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। कई ऐसी भौतिक राशि आगे हम पढ़ेंगे जो आपके केमिस्ट्री में भी काम में आएगी, है ना। तो ये थी भाई आपके फिजिक्स की बहुत अच्छी परिभाषा, जो किसने दी थी? लॉर्ड केल्विन ने दी थी भाई। किसने दी थी? लॉर्ड केल्विन ने ये परिभाषा हमें बताई थी, है ना। तो ये हो गया भाई हमारे की भौतिक विज्ञान वास्तव में होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीजें। अब है फिजिक्स भाई। फिजिक्स में हम अगले 2 साल के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं या फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांच होती है। तो फिजिक्स की भाई 2 ब्रांच होती है मुख्यतः। एक तो होती है मैक्रोस्कोपिक। कौन सी होती है भाई? मैक्रोस्कोपिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स। देखो भाई मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स
और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, यानी इसको तो हम कहते हैं स्थूल भौतिकी। स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या मतलब होता है भाई? बड़ा, स्थूल भौतिकी, है ना। और ये है आपकी सूक्ष्म भौतिकी भी। क्या है? सूक्ष्म भौतिकी। इसका मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, है ना। ये सारे आपको बताएंगे क्या होता है। इसका एक और नाम होता है क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स होती है भाई? क्लासिकल फिजिक्स। देखो भाई, और ये हमारे कौन सी होती है? ये होती है हमारे क्वांटम फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स होती है भाई? क्वांटम फिजिक्स होती है ना, क्वांटम फिजिक्स। अब इसके अंदर देखो, ये जो क्वांटम फिजिक्स है इसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं ना। ये सारे इसके नाम है, बस और कुछ नहीं। ये धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब देखो, जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स होती है इसके अंदर हम स्थूल स्तर की घटनाएं या जो बड़े स्तर पर घटित होती है, हमारे चारों तरफ जितनी भी घटनाएं घटित होती है उन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, उसकी गति को एनालिसिस करना कि चंद्रमा की स्पीड क्या है, किस समय पर चंद्रमा कहाँ होगा, किस समय पर चंद्रमा पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर होगा, अभी मंगल ग्रह कहाँ है। इसके अलावा आपने किसी पत्थर को इस प्रकार सीधा ऊपर फेंका तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, या वो ऊंचाई पर जाकर जब नीचे आएगा तो उसका टकराते समय वेग कितना होगा, ऊपर जाके नीचे आएगा तो उसको समय कितना लगेगा, या आपकी गाड़ी है उसका जो इंजन है वो कितना माइलेज देगा, वो कितनी ऊर्जा को यानी पेट्रोल से निकाल के वास्तव में वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा, ये सारी चीजें, इसके अलावा विद्युत धारा, ये सारी चीजें जो भी हम हमारे आसपास में जो घटित होती है ना, जिनको हम व्यक्तिगत तौर पे अनुभव करते हैं, वो सारी घटनाएं पढ़ी जाती है स्थूल भौतिकी के अंदर। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इसकी शाखाएं अभी आपको बताऊंगा, है ना। अब दूसरे में माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स यानी सूक्ष्म भौतिकी। सूक्ष्म भौतिकी के अंदर क्या होता है अभी? इस सूक्ष्म भौतिकी के अंदर हम फिजिक्स की वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो सूक्ष्म स्तर की होती है। जैसे मैं आपको कहूँ परमाणु, एटम। क्या एटम किसी ने देखा है? एटम आज तक किसी ने नहीं देखा है। यानी वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, जिससे हमारी वस्तुएं मिलकर बनी होती है। सबसे छोटा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है एटम, है ना। अब एटम से मिलकर सारी वस्तुएं बनी होती है। इसके अलावा नाभिक, जो परमाणु के भी अंदर होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी गतियां, उनकी ऊर्जाएं, है ना, और इसके अलावा उनकी कक्षाएं, वो सारी की सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जैसे प्लाज्मा भौतिकी है, इसके अलावा सॉलिड स्टेट है ना। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। अब इनके भी आगे और शाखाएं होती, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। धीरे धीरे आपको इस शाखाओं के नाम वगैरह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपके चैप्टरों के नाम आते जाएंगे। जैसे हम आगे काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे, है ना, जो मैकेनिक्स में आती है। किसमें आती है? मैकेनिक्स में। हमारी 11वीं क्लास के अंदर कवर हो जाएगा। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स कवर हो जाएगी, वेव मोशन, है ना, ये छोटी मोटी चीजें हमारी 11वीं में कवर हो जाएगी। तो आपको ये नाम वगैरह यानी आपको जानकारी के लिए आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं, ये कहीं नहीं पूछे जाते, है ना। समय के साथ आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, है ना। अब देखो, अब इसके अलावा एक चीज और देखो भाई, इसके अंदर जो ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन के जमाने की फिजिक्स, यानी न्यूटन के समय के जो साइंटिस्ट है या उससे बाद यानी लगभग 1880 के पहले तक के साइंटिस्ट, है ना, उस समय जितने भी फिजिक्स के अंदर शोध हुए थे वो सारे लगभग, है ना, न्यूटन के टाइम से लेकर वो सारे आपको माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, सारे नहीं, वो आपको लगभग माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर सारे पढ़ाए जाते हैं। इसलिए माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स होती है, स्थूल भौतिकी, इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल का मतलब चिर समझ भौतिकी। इसके जनक कौन है? सर आइजक न्यूटन। कौन है भाई? सर आइजक न्यूटन, है ना, सर आइजक न्यूटन, ये इसके जनक होते हैं, है ना। और ये आपके जो क्वांटम फिजिक्स है, ये फिजिक्स वास्तव में कही जाती है आइंस्टाइन के टाइम की, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा शोध हुए थे ना, आइंस्टाइन सबसे फेमस साइंटिस्ट है। तो इस फिजिक्स का जो फादर है, जो जनक है, वो किसको कहा जाता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को। किसको कहा जाता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है ना। देखो, है ना। तो ये हमारे इसके बारे में नॉर्मल जानकारी हुई। अब इससे और आगे शाखाएं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अब तो हमने फिजिक्स की दो ब्रांच पढ़ी, एक तो स्थूल भौतिकी, एक सूक्ष्म भौतिकी, है ना। समय ज्यादा खराब नहीं हो, ये इसलिए मैंने क्या किया, इनके नाम आपके पहले ही लिख दिए। अब देखो, स्थूल भौतिकी के अंदर हम पहला पार्ट पढ़ेंगे मैकेनिक्स, जो आप 11वीं क्लास के अंदर पढ़ोगे। जो अभी हमारे जो क्लास चलेगी 11वीं क्लास के अंदर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा मैकेनिक्स में। काइनेमेटिक्स क्या होती है,
डायनामिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स क्या होती है, यानी जो हमारी शुद्ध गतिकी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम स्टैटिकी पढ़ेंगे, इसके अलावा शुद्ध गति विज्ञान पढ़ेंगे, है ना, इसके अलावा गति विज्ञान पढ़ेंगे, इसके अलावा न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे यानी एनएलएम पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे यानी घूर्णन गति पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, संवेग वगैरह, बल, है ना, इसके अलावा त्वरण, वेग, विस्थापन, दूरियां, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के अंदर। और इनके सारों के सारे न्यूमेरिकल साथ के साथ करते जाएंगे, चाहे वो IIT JEE के हो, चाहे नेट के हो, चाहे हमारे 11th बेस के ऊपर हो। तो जो भी स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है केवल 11वीं पढ़ना चाहते हैं उनके भी काम में आएगा ये, JEE पढ़ना चाहते हैं या चाहे नीट पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के हमारे लेक्चर यूजफुल साबित होंगे। तो देखो इसके बाद में दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये आपको पढ़ाया जाएगा सीनियर क्लास के अंदर, 12वीं क्लास में, चाहे आपके RBC का सिलेबस हो चाहे CBSE का सिलेबस हो, कम से कम इसके आपके 8 से 10 चैप्टर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व के अंदर हम आवेशों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसके अलावा आवेश के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे जिनमें आवेश के संरक्षण वगैरह आते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उपकरण भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे साइक्लोट्रॉन होता है, वान डी ग्राफ जनित्र होता है ना, इस प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। कैपेसिटर पढ़ेंगे, आपके पंखे में सेल लगा होता है छोटा सा, है ना, वो कैपेसिटर होता है, वो कैसे बनता है, कैसे काम करता है ना, हमें कौन सा यानी कैपेसिटर पंखे में लगाना चाहिए, इसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है यानी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे, है ना। ये IIT JEE का भी बहुत बड़ा टॉपिक है ना, कम से कम 2-3 महीने चलता है। अब इसके बाद देखो थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स होती है आपकी उष्मा गतिकी भी। क्या होती है, उष्मा गतिकी। उष्मा गतिकी आपके फिजिक्स में भी आती है और केमिस्ट्री में भी आती है। जो फिजिक्स में जो हमारी उष्मा गतिकी आती है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इंजन कैसे काम करते हैं गाड़ियों, कार्नो इंजन पढ़ेंगे, ताप क्या होता है, उष्मा क्या होती है, इनकी संक्रामकताएं क्या है, उष्मा गतिकी के जो जितने भी हमारे नियम होते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा टेम्परेचर वगैरह, हमारे आसपास के जितने भी यानी पानी का जमना, बर्फ का पिघलना वगैरह, ये सारी चीजें हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद में देखो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये 2 टाइप का होता है, तो हम इसके अंदर वास्तव में 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। लेकिन हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी, एक वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। ये आपके 12वीं क्लास का चैप्टर है, ये 11वीं का है ना, ये 11th का, ये 12वीं क्लास का चैप्टर सीनियर में हम पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या चीज होती है, IIT JEE और नेट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं तो कहूंगा कि इस पूरी फिजिक्स के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है तो सबसे ज्यादा है वो ऑप्टिक्स, है ना। हालांकि कई स्टूडेंट्स को ये हार्ड लगती है, लेकिन हम इसको बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे आने वाले समय में। अब देखो अगली क्लासिकल वेव मैकेनिक्स। तो भाई क्लासिकल जो ये वेव मैकेनिक्स होती है, ये मैक्सवेल के समय की है। इसके अंदर सांख्यिकी वगैरह कुछ हाई कॉन्सेप्ट आते हैं जो हमारे सीनियर लेवल पर हमें नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन ये इसकी ब्रांच है। अब ये ब्रांच फिक्स नहीं इसकी, और भी इसकी एक आध ब्रांच हो सकती है ना, हो सकता है इससे ज्यादा हो, और कई टीचर्स या कई किताबों में आपको इससे एक आध कम मिले। तो इसमें यानी ब्रांचों की संख्या हम यानी फिक्स नहीं पढ़ाते, इतनी 15 या 20 और भी हो सकती है, इससे भी ज्यादा, है ना। तो अगर कोई और आएगी तो आवश्यकता अनुसार मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। अब देखो सूक्ष्म भौतिकी में होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इसके अलावा परमाणु के सारे गुणधर्म क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं, परमाणु किसका बना होता है ना। इसके अलावा परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु के बारे में जितने भी जानकारी, खासतौर से इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हम सारी जानकारी कहाँ लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। ये आपकी 9th क्लास में चैप्टर था, 10th में था, 11th केमिस्ट्री में और फिजिक्स 12th में है ना। अब इसके बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स होती है भाई हमारे नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमाणु के बीच में एक सूक्ष्म, है ना, एक सूक्ष्म बिंदु के जैसी एक चीज होती है जहां पर उस परमाणु का, उस एटम का 99.9% मास और 100% उसका पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है एक बिंदु की फॉर्म में, है ना। वो इतना छोटा होता है कि अगर हम हमारे परमाणु को कमरे जितना बड़ा माने तो एक सुई की नोक के बराबर होती है हमारा नाभिक, इतना छोटा। तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे, बहुत सारी, है ना। बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना। अब लेकिन अभी भी इसके ऊपर शोध चल रहे हैं अभी, है ना। इनके ऊपर तो बाकियों के ऊपर तो बहुत सारे शोध हो चुके हैं, है ना। बहुत सारे यानी बहुत सारी जानकारी हमारे पास, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास में नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी इसके ऊपर शोध कर रहे हैं।
अगले सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसके अंदर हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस क्या होते हैं, ये केमिस्ट्री में आप 12th में पहला चैप्टर है आपके ठोस अवस्था, उसके अंदर पढ़ते हो आप, है ना, कि सॉलिड स्टेट यानी वास्तव में होती क्या है। और इसके अलावा ठोसों के अंदर जितने भी उनके जो अवयवी कण होते हैं या जितने भी उनके कण होते हैं वो सारे किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये सारी जानकारी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि किसी भी ठोस के बारे में हम अंदर तक उसके बारे में जानकारी कैसे ले सकते हैं, है ना। उनके बीच में कुछ यानी जगह होती है, कुछ अंतराकाशीय अवकाश होते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी, उनके घनत्व, इसके अलावा उनके द्रव्यमान, उनके रंग रूप, है ना, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब होती है प्लाज्मा भौतिकी। आपने ये पढ़ा होगा कि वास्तव में पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये प्लाज्मा वही अवस्था है, इसके अंदर क्या होता है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, है ना, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बंधन में नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है और उसके अंदर ही सारे यानी कहने मतलब सारे एक जैसे हो जाते हैं सारे, है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाता है पदार्थ, है ना, वो सारा होता है प्लाज्मा इस फिजिक्स के अंदर। इसमें बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब स्पेस फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स के अंदर हम तरंगों के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे वगैरह, इनके बारे में, मोबाइल का जो या जो हमारी जो संचार प्रणाली है, पूरी पूरी जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है कि कैसे नेटवर्क आता है ना, इसके अलावा उनमें कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं, एंटीना वगैरह, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, स्पेस फिजिक्स के अंदर, है ना। मोटा मोटा जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, है ना। हम इसके बारे में हमें पढ़ने में 2 साल लगते हैं, है ना, तो यहाँ पूरी जानकारी देना संभव नहीं है, आप ये अच्छे से जानते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं डायोड। आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर का जब हम यानी एक प्रकार का वो खोलते हैं ना, वो साइड का ढक्कन खोलते हैं तो अंदर इतनी बड़ी एक सिलिकॉन चिप लगी होती है, इस पे बहुत सारे छोटे छोटे अवयव होते हैं, है ना, वो सारे के सारे अवयव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, है ना, आईसी, है ना, ये सारी चीजें, इसके अलावा प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, ये सारी की सारी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। की डायोड कैसे काम करते हैं, एलईडी कैसे काम करती है, सौर पैनल कैसे काम करते हैं, वास्तव में इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इतने बड़े बड़े जो हमारे स्पीकर लगे होते हैं वो कैसे थोड़ी सी आवाज को बहुत यानी हमारे आसपास में बहुत अधिक दूरी तक यानी सुनाई दे, जैसे यानी माइक में कोई आदमी धीरे से बोलता है और वो आवाज बहुत दूर तक तेजी से सुनाई देती है। ये सारी की सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, है ना। तो ये मोटा मोटा इनके बारे में जानकारी थी जो मैं आपको इसके अंदर दे चुका हूं। इसके आगे देखो, इसके आगे क्या होगा इसमें, इसके अगला हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है, देखो ये जो अभी जो हमने पढ़ा ना, इसको कहते हैं स्कोप, स्कोप इन फिजिक्स। वास्तव में स्कोप का मतलब होता है कि हमें फिजिक्स से आगे जाके फायदा क्या होगा, लेकिन यहाँ पर स्कोप शब्द का मतलब क्या है कि हम फिजिक्स को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में देखो अगला हम पढ़ते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, देखो भैया क्या होती है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, क्या होती है ना। टेक्नोलॉजी में हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी। वास्तव में प्रौद्योगिकी क्या है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी विद्वान कोई सिद्धांत देता है, कोई नियम प्रस्तुत करता है, उस नियम के आधार पर आम जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना, जो एक आम आदमी के जीवन को और ज्यादा सुखद और सुविधाजनक बना सके। जैसे हमारे आसपास की सभी मशीन, कंप्यूटर, है ना, आपका पंखा, आपकी एसी, आपकी गाड़ी, या आपके आसपास में जितने भी इस प्रकार के टेक्नोलॉजी की चीजें होती है, जैसे आपका मोबाइल, वो सारे के सारे फिजिक्स के नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं। वो नियम तो साइंटिस्टों ने खोजे थे, लेकिन हमारे जो इंजीनियर होते हैं वो सारे उन नियमों का उपयोग करके क्या करते हैं, हमारे आम जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें भी व्यापार शामिल है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो देखो वास्तव में प्रौद्योगिकी का मतलब आपको समझ में आया कि जितने भी वैज्ञानिक विचारधारा है या जितने भी हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत है, उन सबको समाज की भलाई के लिए या समाज को और ज्यादा सुविधाजनक और एक आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए इन सभी का उपयोग करना क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है ना। अब फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है। फैराडे ने बहुत सारे प्रयोग किए विद्युत पर, जो विद्युत धारा होती है उस पर, और विद्युत जनित्र बनाया, है ना, विद्युत जनित्र बनाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, है ना, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर कहते हैं इसको। वास्तव में जनरेटर का मतलब तो होता है कि उत्पन्न करने वाला है, पैदा करने वाला। हालांकि ये शब्द है वो एक प्रकार का भ्रामक शब्द है ना। वास्तव में जनरेटर जो हमारा जो भी जनित्र होता है वो विद्युत धारा को उत्पन्न नहीं करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता
है ना, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है ना। अब इसके बाद में देखो ये फैराडे ने बनाए। क्या फैराडे ने जब विद्युत जनरेटर बनाया तो हमारा जीवन आसान हुआ। इससे बिजली उत्पन्न हुई, विद्युत धारा उत्पन्न हुई, और उस विद्युत धारा का उपयोग करके हमारे घर में रोशनी आई, हमारे बल्ब जलने लगे। इसके अलावा टेलीविजन वगैरह, फ्रिज, वो सारी चीजें विद्युत धारा के ऊपर काम करती है। फैक्ट्रियों में सारी मशीनें इस पर काम करती है, हमारा मोबाइल इस पर काम करता है, हमारे आसपास की जितने टेक्नोलॉजी है वो इस पर काम करती है ना। इसके अलावा कार्नो नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने इंजन पर कई प्रयोग किए, है ना, और हमने गाड़ियों का माइलेज बढ़ाया। इंजन का आविष्कार हुआ, बाप का इंजन आपने सुना होगा, जेम्स वॉट ने उसका आविष्कार किया, है ना। ये सारी चीजें, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण लॉ दिया, और उस ग्रेविटेशन लॉ की सहायता से हम पृथ्वी से चंद्रमा पे जा पाए। उन सभी नियमों को हमने समझा। हम ये मंगल ग्रह पर उपग्रह भेज सकते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट यानी घूमते रहते हैं, जो हमें एक अच्छा नेटवर्क प्रदान करते हैं। हम कहीं पर भी बैठे हैं, हमारा मोबाइल नेटवर्क पकड़ लेता है ना। हमें गूगल मैप यानी इसके अंदर प्राप्त हुआ। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। ऐसे बहुत सारी चीजें है ना। तो सारे समय के साथ हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अब देखो भाई, अब जो ये फिजिक्स है ये एक आम आदमी के समझ में आए और इसको पढ़ने में आसानी हो, इसके आधार पर इसमें हमारे जो विद्वान है उन्होंने कुछ इसमें चेंजेस किया है। और वो हमारा आपकी बार का जो टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन। क्या है? यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकरण। क्या होता है भाई? एकीकरण। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या है भाई? कि सारे नियमों को एक साथ पढ़ना। यानी हमारे जो साइंटिस्ट हैं या जो हमारे जो बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि ये जो सारा जो ज्ञान है हमारे पास में, जितना भी शोध हुए हैं, वो सारा बिखरा हुआ नहीं हो, है ना। वो सारा व्यवस्थित हो कि जिस आदमी को जो चाहिए वो वहां पर जाके वो पढ़ ले, है ना। उसका एकीकरण करना, है ना। जैसे प्रकृति में बहुत सारे बल है, जैसे हम कहते हैं पेशीय बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, नाभिकीय बल है ना। इसके अलावा हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है जो किसी संपर्क की वजह से लगता है, तनाव बल है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे बल होते हैं, है ना, जो यानी स्प्रिंग के अंदर लगते हैं। तो साइंटिस्टों ने सभी बलों के बारे में सोचा कि सारे जो फोर्स हैं उन सब के बारे में बहुत सोचा, और बहुत सोचकर उन्होंने यही पाया कि बल वास्तव में 4 ही होते हैं, बाकी जो बल है वो सारे इन्हीं के रूप है ना। तो ये होता है इसका यूनिफिकेशन यानी एकीकरण। अब ये जो 4 जो बल हैं, इन बलों में सबसे पहला जो बल आता है वो आता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। क्या आता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये हम ग्रेविटेशन में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि अगर आपके पास में 2 पिंड है, M1 और M2 द्रव्यमान के एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। मैंने कहा था फिजिक्स मापन का विज्ञान है, तो हमें अगर हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा है तो हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हम इसको मापे कैसे, कि अगर बल है तो कितना है। तो इस बल को ज्ञात करने का सूत्र है G(m1m2/r²। इसको यदि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, और आगे हम इस 11वीं क्लास के अंदर इसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल है, यह प्रकृति का सबसे क्षीण बल है। कैसा बल है? सबसे क्षीण। सबसे क्षीण होने का मतलब है कि बिल्कुल एकदम, यानी ये सबसे कमजोर बल है, लेकिन ये दीर्घपराशी है। इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। जैसे सूर्य हमसे है 1.5 × 10 की पावर कितनी? 11 मीटर। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 500 सेकेंड में, और प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको इससे गुणा करो, है ना, तो कितना आ जाएगा? देखो 500 सेकेंड है और 3 × 10⁸, तो कितना? 15 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक पॉइंट हटाओगे तो 1.5 × 10⁻11 मीटर, यानी सूर्य पृथ्वी से इतनी दूरी पर स्थित है, फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का पृथ्वी पर महसूस होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, है ना, जो बहुत अधिक दूरी पर है। चंद्रमा कितनी दूरी पर स्थित है? 3.84 × 10⁸ मीटर। तो इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी इनके बीच में बल लगते हैं। जैसे आपके पास में कोई 2 चुंबक है, क्या चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? वो तभी करते जब आप पास पास रख दो। एक चुंबक को इस साइड रख दो, दूसरे चुंबक को अपने कमरे में इस साइड रख दो, तो क्या वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो लघु परासी है, यानी वो कम दूरियों के लिए ही लागू होता है। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल था,
ये सबसे क्षीण बल है, ये दीर्घपरासी बल होता है, ये श्रंखी बल होता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम आगे लेंगे, है ना। या आप केवल इतनी छोटी मोटी जानकारी इसके बारे में याद रखो, है ना, बाकी सारी आपको आगे बता दी जाएगी। अब साइंटिस्टों ने क्या कहा कि दूसरा प्रकृति का कौन सा बल है? दूसरा बल है आपका विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल है अभी? विद्युत चुंबकीय बल। जो अभी अभी हमने जो चुंबक का उदाहरण लिया था ना, वो विद्युत चुंबकीय बल। अभी वास्तव में विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है कि अगर दो आवेश है Q1 Q2, ये हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, ये आपको लोड नहीं लेना है ज्यादा, तो इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये बल कैसा है? ये गुरुत्वाकर्षण से तो परबल है, लेकिन ये बाकी जो अन्य जो दो बल है उनसे यानी थोड़ा सा दुर्बल होता है। इससे भी एक आगे थोड़ा आपको आगे बताएंगे, लास्ट में मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर करवा दूंगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल से तो परबल बल है, लेकिन परबल नाभिकीय बल से क्षीण बल है ना। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये लघु परासी बल है। अभी मैंने चुंबक का उदाहरण दिया, दो चुंबकों के बीच में जो आकर्षण प्रत्याकर्षण बल लगता है वो भी वास्तव में कैसा बल है? विद्युत चुंबकीय बल ही है। उसके बाद में होता है आपका दुर्बल नाभिकीय बल, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है अभी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वास्तव में क्या होता है अभी? ये होता है कि जैसे कोई आपके पास में कोई न्यूट्रॉन है, हम जानते हैं या हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदला जा सकता है ना। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में दोनों में आपस में बदला जा सकता है। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन के अंदर बदलता है तो ये क्या उत्पन्न करता है अभी? ये उत्पन्न आपके करता है, एक तो करता है बीटा कण और एक करता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, है ना। ये सारी चीजें क्या होती है ये हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। किसमें पढ़ेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ये आपको समझाने के लिए आज से। तो न्यूट्रॉन जब टूटता है तो किस किस में टूटता है? प्रोटॉन, बीटा कण, माइनस बीटा कण और एंटी न्यूट्रिनो। तो इन सभी कणों को जो जोड़े रखने वाला जो बल है भाई, पहले ये सारे न्यूट्रॉन में तो थे, तो न्यूट्रॉन में ये किस बल की वजह से जुड़े थे? दुर्बल नाभिकीय बल की वजह से। तो ये होता है आपका नॉर्मल दुर्बल नाभिकीय बल। इसके बारे में इतनी जानकारी यहाँ हम लेंगे। आगे देखो, अगला बल है आपका परबल नाभिकीय बल। कौन सा बल है भाई? परबल नाभिकीय बल है। तो परबल नाभिकीय बल के अंदर क्या होता है? यह है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे परबल बल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इससे परबल और कोई बल नहीं है। ये जो परबल जो नाभिकीय बल होता है, ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। हम जानते हैं समान समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण 10th क्लास में पढ़ा था आपने एक चैप्टर के अंदर, नॉर्मली थोड़ा सा इसके बारे में। तो प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, फिर भी नाभिक में कई संख्या में प्रोटॉन होते हैं, और इन सभी प्रोटॉनों में प्रतिकर्षण होने के बावजूद भी एक ऐसा बल होता है जो इनको जबरदस्ती यहाँ पर थामे रखता है। यह कहलाता है परबल नाभिकीय बल। ये बहुत मजबूत होता है, बहुत प्रबल होता है हर बल की तुलना में। यानी ब्रह्मांड का अभी तक का खोजा गया सबसे प्रबल बल है ना। इसका कोई सूत्र नहीं है कि इस बल को हम कैसे ज्ञात करें, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर शोध चल रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब इसके आगे देखो, ये जो आपका जो प्रबल नाभिकीय बल होता है, ये लघु परासी बल है। इसकी रेंज है वो शॉर्ट होती है ना। लघु परासी, इसकी जो रेंज है ना वो बिल्कुल शॉर्ट होती है, छोटी रेंज होती है। कितनी छोटी होती है? 10 की घात -15 मीटर। -15 मीटर का मतलब 10 की घात -15 को नीचे लेकर आओगे, 10 की पावर 10 की पावर 15। 10 की पावर 15 यानी 10 लेकर या 1 लेकर 15 जीरो लगा दो, फिर पॉइंट लगाओ ऐसे 0.000 14 लिखो और 1 लिखो, फिर मीटर। इतनी छोटी, यानी 1 मीटर से अरबों गुना छोटी, बहुत छोटी होती है ना इसकी रेंज। यानी इस रेंज से अगर बाहर आ जाए प्रोटॉन, है ना, जैसे मान लो यहाँ अगर मैं कोई प्रोटॉन रख दूं, तो इन प्रोटॉनों और इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा, ना कि नाभिकीय बल लगेगा, है ना। तो ये है तो लघु परासी, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे प्रबल बल होता है ना। तो क्या हमारे साइंटिस्टों ने हमारे ब्रह्मांड के जितने भी बल है उनके बारे में पहले हम ये सोचते थे कि बहुत सारे बल है, लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने इन सभी बलों का क्या कर दिया? एकीकरण, यूनिफिकेशन कर दिया, है ना। इन सबको एक साथ वो लेकर आए और इन सब के बारे में हमें मिलती जुलती बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई। अब इनमें सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? सबसे ज्यादा प्रबल इसमें होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होता है अभी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ऐसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद में कौन सा होता है? दुर्बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद में कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स।
है ना। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बल है इन बलों का अनुपात क्या होता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखे, गुरुत्वाकर्षण बल अनुपात वीक न्यूक्लियर फोर्स अनुपात विद्युत चुंबकीय बल अनुपात स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या हो गया हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन सब का अनुपात क्या होता है अभी, 1 अनुपात 10 की पावर 25 अनुपात 10 की पावर 36 अनुपात 10 की पावर 38, है ना। ये आपको याद रखना है। ये आपको कई ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें मिल जाएगा, कई कोचिंगों की शीटों में आपको मिल जाएगा, और कई अलग प्रकार की गाइडों या किताबों में आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा। तो ये काम की चीज है, इसे आप याद रख लेना, है ना। याद करना है 1, 25, 36 और 38, है ना। ये सारा इन बलों का अनुपात होता है। तो देखो ये इससे कितना गुना पर बल है, 10 की पावर 38 गुना का मतलब है कि 1 लिखे 38 जीरो लगाओ, यानी अरबों लाखों बिलियन ट्रिलियन गुना बड़ा है ना। बहुत ज्यादा परबल बल होता है, ठीक है भाई। अब इसके आगे देखो, तो ये तो हो गया भाई हमारे एकीकरण। क्या हो गया हमारे एकीकरण। एकीकरण के बाद में देखो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा यूनिफिकेशन क्या होता है। अब है आपके रिडक्शनिज्म। तो भाई रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, इसका वास्तव में रिडक्शनिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का अध्ययन करने, कोई भी चीज का अध्ययन करो तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़कर पढ़ो, है ना। जैसे ये हमारा बोर्ड है, आपको इस बोर्ड के बारे में अध्ययन करना है तो आप इसके छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में अध्ययन करो, फिर उससे बड़े, और फिर जो पार्टिकलों का जो एक ग्रुप है उसके बारे में अध्ययन करो, उसके बाद में धीरे धीरे बोर्ड के बारे में आपको अध्ययन हो जाए, है ना। यानी हर नियम को या किसी भी घटना को तोड़ तोड़ के उसके बारे में जानकारी लेना, वही क्या है आपका रिडक्शनिज्म, है ना। तो इस पर भी साइंटिस्टों ने काफी काम किया है ना, और इसको आसान बनाया हमारे लिए कि मैं इसको आसानी से टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हर चीज को पढ़ सके, है ना। अब आगे देखो इसमें, अब इसमें कुछ शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। हालांकि हमारे चैप्टर लगभग अब हो गया क्लियर। एनसीईआरटी के अंदर ये पहला चैप्टर होता था, आरबीसी के अंदर क्या है, ये पहला और दूसरा दोनों चैप्टर को आपस में मिला दिया गया है। तो ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए था, और इसके अंदर कुछ भी नहीं याद करने लायक। उसमें इसमें एक आध चीजें हैं जो अगर यानी इसके अंदर तो है ही, आपको आगे और पढ़ा दी जाएगी, है ना। अब देखो इसमें एक इसमें शब्द आता है परिकल्पना, परिकल्पना सिद्धांत और प्रदर्श। प्रदर्श का मतलब होता है मॉडल। क्या होता है अभी, मॉडल। सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल। इसके अलावा कॉन्सेप्ट भी यानी ये संकल्पना वगैरह के अंदर ही सारे आ जाते हैं ना। अब ये परिकल्पना क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं इसको, या हाइपोथेसिस कहते हैं। ये मॉडल होता है। परिकल्पना शब्द आपको यहाँ बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम इसको आगे काम में लेंगे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बोर की परिकल्पना, है ना। बोर की परिकल्पना पढ़ी होगी, नील्स बोर की प्रथम परिकल्पना, द्वितीय परिकल्पना, तृतीय परिकल्पना। तो वास्तव में परिकल्पना का मतलब यह होता है कि ध्यान से सुनना परिभाषा को, कि किसी भी घटना या किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत की सत्य की जानकारी के बिना ही उसे प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, परिकल्पना। जैसे किसी विज्ञानी को सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया कि ये ऐसा होगा, ये नियम है, लेकिन अभी तक उस नियम की प्रायोगिक पुष्टि नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम क्या कहते हैं, परिकल्पना। जैसे जो बोर की जो द्वितीय परिकल्पना है ना, जिसमें आपने इस सूत्र भी पढ़ा था, है ना, कि परमाणु के अंदर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, या परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्या आपने नहीं पढ़ा था क्या? ये बोर ने साबित नहीं की थी, है ना, बोर ने ये साबित नहीं की थी। निल्स बोर ने अपने अनुभव से दिया था। निल्स बोर ने अपने अनुभव से ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी। बाद में उसको परिकल्पना यानी कहा गया। परिकल्पना क्यों कहा गया, इसको सिद्धांत नहीं कहेंगे क्योंकि ये तब तक सत्य साबित नहीं हुआ था। बाद में क्या हुआ, एक डे ब्रोगली नाम का, डी ब्रोय, है ना, इसको बोलने में हम क्या बोलेंगे, डी ब्रोय। डी ब्रोय नामक साइंटिस्ट आया और डी ब्रोय ने इसको सैद्धांतिक तौर पर साबित करके बताया था, है ना। तो वास्तव में क्या हुआ, निल्स बोर को ये जानकारी नहीं थी कि ये सही साबित होगा कि नहीं होगा, फिर भी उन्होंने प्रस्तुत किया अपने अनुभव से, क्योंकि ये उनके मॉडल में सेट बैठ रहा था, है ना।
लेकिन बाद में देव ब्रोगली ने इनको सही साबित कर दिया। तो इसलिए बोर की द्वितीय जो उसकी जो होती है ना परिकल्पना है ना, या जो उसकी जो ये द्वितीय जो ये कथन है परमाणु को समझाने के बारे में, उसके बारे में क्या कहता है वो, वहां पर परिकल्पना शब्द यूज में लिया जाता है ना। इसको कई बार अभिग्राहिता भी कहते हैं, एक नाम और याद रखना इसका, अभिग्राहिता है ना। अब देखो सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत वो होता है जैसे मैं कहूं मैंने किसी चीज को फेंका है ना, उसका प्रारंभिक वेग 0 है ना, और उसका त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो आप न्यूटन के गति के नियम से बताओगे प्रारंभिक वेग 0, तो 2 गुना 2 सेकंड के बाद में वेग होगा 4 मीटर पर सेकंड। ये कैसे बता दिया आपने, क्या आपने भविष्यवाणी की थी कि बाद में पत्थर उस समय 4 मीटर पर सेकंड होगा। हो सकता है आपने अभी तक पत्थर को फेंका ही नहीं और बाद में जब आप जाके देखते हो तब 4 मीटर पर सेकंड ही मिलता है। ये आपने किसके आधार पर कहा, इस समीकरण के आधार, और ये सही साबित होता है और ये बिल्कुल 100% प्रायोगिक तौर पर पृथ्वी के किसी भी कोने पर है ना, अगर सेम परिस्थितियां हो तो ये बिल्कुल सही साबित होता है ना। तो ये आपका सिद्धांत है, क्या है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये प्रमाणित हो गया है ना। अब इसके बाद में प्रदर्श मॉडल क्या होता है कि किसी भी चीज को समझाने के लिए मॉडल प्रस्तुत करना, जैसे थॉमसन ने किया था है ना। थॉमसन को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये सही है नहीं है ना, लेकिन उन्होंने अपने मन से एक मॉडल बनाया। बोर की और ये चीज अलग है, बोर ने अपना जो भी परमाणु के बारे में जो जानकारी थी उस जानकारी में फिट बैठ रहा था, लेकिन थॉमसन ने जो अपना जो मॉडल दिया था वो परमाणु के बीच किसी बिना जानकारी के दिया था। पहले कोई इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, फिर भी अपना मॉडल दिया था, अपने मन से दिया था कि परमाणु ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से है ना, और नहीं भी, तो उसको मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडल। अब इसमें एक आध टॉपिक और भी होते हैं, यानी जैसे श्रृंखला के नियम होते हैं जो हम आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में IIT JEE BSc नेट और 11th-12th का सारा सिलेबस फिजिक्स का इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम धीरे धीरे विद्यार्थियों को सारी जानकारी उपलब्ध करवा दें, है ना। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।